नमस्कार। आज भी एक मीडिया हाउस के बारे में बात करेंगे और कायदे से एक नहीं दो मीडिया हाउस के बारे में बात करेंगे। एक सरकारी है, दूसरा गैर सरकारी है। और खासतौर से आज सुधीर चौधरी के बारे में भी चर्चा करेंगे, जिन्होंने अभी अभी दूरदर्शन पर अपनी पारी की शुरुआत की है। उनकी पारी की शुरुआत कैसे हुई है, कैसे उनके संकेत नजर आ रहे हैं, इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। अभी हाल ही में जो भारत और पाकिस्तान का एक छोटा सा संक्षिप्त सा युद्ध हुआ, इसके कवरेज के दौरान एक चीज तो स्पष्ट हो गई कि भारत में वार को कवर करने वाले पत्रकारों की बेहद कमी है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले कुछ सालों में कोई युद्ध भारत में हुआ भी नहीं है। आप अगर करें बड़े युद्ध के तौर पर अगर किसी को देखें तो 99 में कारगिल वाली लड़ाई हुई थी, उससे पहले कभी सन 71 में एक लड़ाई हुई थी। तो क्योंकि जिन कंट्रीज में लगातार वॉर होती रहती हैं, जो लगातार अलग अलग तरह की वॉर में इन्वॉल्व रहते हैं, वहां पर इस तरह के जर्नलिस्ट बहुत उभर करके सामने आ जाते हैं और एक पूरी जनरेशन इस तरह की होती है जो वॉर को कवर करती रहती है। लेकिन भारत में इसका नितांत घोर अभाव है और मैं इसे कोई गलत संकेत नहीं मानता। हमारा देश शांति प्रिय देश है, ज्यादा लड़ाई झगड़े नहीं होते, ज्यादा देशों के साथ हमारे सैन्य विवाद नहीं होते हैं, तो ये तो एक अच्छी बात है, कोई इसमें गलत नहीं है। लेकिन अब जब हुआ भारत और पाकिस्तान का ये युद्ध, तो इसमें बहुत सारी चीजें सामने आई, जैसे कि मीडिया की सेंसिटिविटी, किन खबरों को दिखाना है, किन खबरों को नहीं दिखाना है, किस खबर में कहां तक डिटेल्स देनी है, कहां तक डिटेल्स नहीं देनी है, इन सब बातों पर अपना नियंत्रण रखना है या नहीं, कितने हद तक बेकाबू हो जाना है, क्या सच है क्या झूठ है, कौन सी खबर ऑथेंटिक है कौन सी नहीं है, इसे सब लेकर चर्चाएं लगातार चलती रहती हैं। बहुत सारी चर्चाएं चली, मीडिया ने के कुछ गलत खबरें दिखाई, हालांकि बाद में वो खबरें सही भी साबित हुई। लेकिन अगर मैं आप ये मेरे से पूछें कि किसी ऐसे चैनल का नाम लीजिए जिसने बढ़िया कवरेज दी हो या मैंने जिस पर भरोसा किया हो, तो या तो मैं नाम लूंगा रिपब्लिक का, अर्नब गोस्वामी का जो चैनल है, या फिर मैं उल्लेख करूंगा एनडीटीवी का। और एनडीटीवी का मैं उल्लेख इसलिए भी करना चाह रहा हूं कि एनडीटीवी की ओर से शिव अरूर नाम के जर्नलिस्ट ने बहुत बढ़िया काम किया। वो 21 दिन तक कश्मीर में रहे, पहलगाम की घटना के बाद ही कश्मीर पहुंच गए थे, पूरी कवरेज करते रहे। भारत और पाकिस्तान के बीच जो फिर तनाव हुआ, झगड़ा हुआ, फिर सीज फायर हुआ, उसके भी 1-2 दिन बाद वो लौट कर आए हैं। और शिव अरूर आप सब लोग जानते हैं कि इंडिया टुडे छोड़कर गए थे एनडीटीवी में। और इंडिया टुडे ग्रुप के लोगों ने, खासतौर से उनके पुराने साथियों ने मुझे फोन करके भी कहा था, मैंने एक बार पहले भी वीडियो बनाया था इस मुद्दे पर, कि साहब ये शिव अरूर जाकर वहां पर पछताएंगे। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि एनडीटीवी में अब वो बात नहीं रही जो कभी प्रणव राय और रवीश कुमार के समय में हुआ करती थी। ये भी एक थ्योरी है। जब अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी को टेक ओवर किया था तो एक बड़ा नैरेटिव यह बनाया गया था कि अब एनडीटीवी को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, एनडीटीवी का तो स्तर गिर जाएगा, रवीश कुमार नहीं रहे, श्रीनिवासन जैन चले गए हैं, प्रणव राय का जो नियंत्रण था वो नहीं रहेगा, सोनिया सिंह भी इस्तीफा दे चुकी हैं, बरखा दत्त तो पहले ही चली गई थी, संकेत उपाध्याय, फलाना ढिमकाना, ये सब लोग छोड़ गए हैं, ये तो डूब जाएगा, ये हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, लोग नहीं देखेंगे। और ये भौकाल बना। शुरुआत के 1 साल में एनडीटीवी वास्तव में टीआरपी में बहुत डाउन रहा। मैं नहीं जानता कि टीआरपी की रेटिंग कैसे बनाई जाती है, किस तरह से होती है, लेकिन इसमें कुछ शक नहीं कि मैंने भी एनडीटीवी बहुत कम देखा। मैं तो रवीश कुमार की वजह से पहले ही नहीं देखता था एनडीटीवी को, लेकिन बाद में भी मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने देखा कि यार कोई लोग है नहीं इसमें खास, तो अब देखना क्या है। लेकिन पिछले 1 साल में एनडीटीवी ने काफी बदलाव किए और इसका जो ग्रेटर कैलाश में ऑफिस था उसको शिफ्ट करके नोएडा की एक प्राइम लोकेशन पर एक शानदार बिल्डिंग में इसका ऑफिस अडानी ने बनाया है और बहुत बड़े स्पेस में ऑफिस बनाया जा रहा है, बन चुका है बल्कि, और सारा सेटअप नया लगाया गया है। कुछ नई नियुक्तियां भी हुई, जैसे कि राहुल कंवल गए और भी कुछ लोग गए हैं एनडीटीवी में, दूसरे चैनल से छोड़कर आए हैं जो। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा उल्लेखनीय जो काम किया एनडीटीवी में वो इसकी वेबसाइट पर हुआ है। मैं अपने अनुभव से ये कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कि वेबसाइट्स को लोग कैसे जज करते हैं, लेकिन एनडीटीवी की जो वेबसाइट है खासतौर से इंग्लिश वाली, उसमें
आशातीत सब उसको जो है इंप्रूवमेंट आया है उसमें। पीटीआई की जो खबर आती है या किसी अन्य न्यूज एजेंसी के जो सोर्सेज हैं वो उसमें इतना बेहतर तरीके से कंपाइल करके दिखाए जाते हैं। अगर मुझे किसी खबर के बारे में कोई एक घटना हुई और उसके बारे में मुझे A to Z जानकारी लेनी है तो कभी मैं हिंदी में दैनिक भास्कर की साइट खोला करता था या अब खोलता हूं मैं एनडीटीवी की। एनडीटीवी पर आपको कंप्लीट खबर मिलेगी, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंडर भी मिलेगा और थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि जैसे न्यूज एजेंसी की खबर है उसके ऊपर सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी रिसर्च करके जो चीजें उसमें एड ऑन की जाती है वो सब चीजें एनडीटीवी की वेबसाइट में नजर आती हैं। इसलिए न्यूज 18 का जो वेबसाइट वगैरह है, न्यूज 18 चूंकि टीआरपी के हिसाब से भी नंबर 1 चैनल है, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि वेबसाइट्स की अगर मैं बात करूं मेरे हिसाब से तो आज की तारीख में नंबर 1 वेबसाइट खासतौर से इंग्लिश में तो मैं एनडीटीवी को 10 में से 8 नंबर दूंगा, बाकी तो 10 में से 5-6 वाले ही हैं। कभी नवभारत टाइम्स की हिंदी की वेबसाइट बहुत अच्छी हुआ करती थी, उसकी खबरें बड़ी डिटेल्ड हुआ करती थी, लेकिन आजकल मुझे लगता है कि उन्होंने स्टाफ थोड़ा सा कम कर दिया है या फिर कमी है, अच्छे लोगों की कमी है, गलतियां बहुत आती हैं, बिंदी मात्रा की गलतियां बहुत सारी होती हैं, भाषाई गलतियां बहुत सारी होती हैं और एडिटिंग भी सही से नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि अब आज की तारीख में एनडीटीवी की इंग्लिश की जो खासतौर से वेबसाइट है वो नंबर 1 है। जहां तक बात ये हुई कि हम अगर बात करें कि देखिए एक होड़ रहती है इन चैनल वालों में कि यूआरएल एक क्रिएट कर दिया जाता है, कोई भी एक खबर है 2 लाइन की खबर डाल दो तो उसका यूआरएल जनरेट हो जाता है, लोग उस पर हिट करने लगते हैं, फिर उसमें अपडेट करते रहते हैं। तो इस होड़ में एनडीटीवी नहीं पड़ा है। एनडीटीवी में जब भी खबर पे क्लिक करेंगे आपको खबर डिटेल से ही मिलती है और ये उसका प्लस पॉइंट बनता हुआ नजर आ रहा है। जहां तक युद्ध की कवरेज की बात है तो रिपब्लिक के बाद निश्चित रूप से एनडीटीवी ने बढ़िया कवरेज दी। शिव अरूर के बारे में आपको बताया, इसके अलावा पुराने एडिटर हैं इसमें अब तो सीनियर पोस्ट पर आ गए, विष्णु सोम, ये पुराने जमाने के हैं, ये रवीश के समय से ही विष्णु सोम एनडीटीवी में हैं और इन्होंने नौकरी छोड़ना गवारा नहीं समझा। नगमा सहर भी अभी नौकरी कर रही हैं, कई पुराने लोग हैं जो अभी एनडीटीवी पर जॉब कर रहे हैं, निधि कुलपति भी शायद कर रही हैं, कादम्बरी ने शायद छोड़ दिया है, तो कई पुराने लोग अभी भी टिके हुए हैं, उन्हें मान सम्मान दिया गया है और यह तय किया गया था अडानी ग्रुप के द्वारा कि अगर कोई भाई काम करना चाहता है पुराना आदमी तो हम उसे मना नहीं करेंगे, तो उसे सहूलियत उसमें दी गई। आपको शायद ऐसे लग रहा होगा जैसे मैं एनडीटीवी के प्रवक्ता की तरह बोल रहा हूं, लेकिन ये जो चीजें हैं ये मैं मीडिया इंडस्ट्री के हिसाब से बता रहा हूं। मेरा किसी भी चैनल में कोई मेरा निहित स्वार्थ नहीं है। मैं ना किसी के पैनल में शामिल हूं, ना मैं किसी चैनल पर जाता हूं, ना मैं किसी के प्रोग्राम में शामिल हूं, ना ही मेरी इनके साथ किसी की कोई दोस्ती है। 2-4 यूट्यूबर एंकर्स वगैरह से मेरी थोड़ी बहुत जो पुरानी दोस्ती है बस वही चली आ रही है, तो मुझे इनसे कोई लालच भी नहीं है। लेकिन मुझे निश्चित तौर पर युद्ध की कवरेज के बाद मैंने एनडीटीवी को फिर से देखना शुरू किया है और जो अभी नंबर्स आ रहे हैं वो भी ये पता लग रहा है कि एनडीटीवी सुधार रहा है अपनी स्थिति को। इसके अलावा कुछ नए काम भी एनडीटीवी ने बढ़िया किए हैं, जैसे कि अभी एक कार्यक्रम शुरू किया इन लोगों ने, कंट्रोल ऑल्ट डिफेंस, पॉडकास्ट आधारित है। उसमें पहले एपिसोड में शिव अरूर और विष्णु सोम एक दूसरे के साथ वार्ता करते हुए नजर आ रहे हैं, जो खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर है उसको जो है एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत ने उसमें कैसे सफलता हासिल की, किन हथियारों का इस्तेमाल किया। दोनों क्षेत्र के अच्छे जानकार हैं, तो वो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अच्छा साबित होगा। लेकिन इसकी एक दूसरा पहलू ये भी है कि इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों को देखने वाले दर्शकों की संख्या कितनी है ये आने वाले समय में पता लगेगी, क्योंकि अभी तो युद्ध का माहौल है, भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी चल रही है, तो लोगों की इस तरह की वीडियोस में दिलचस्पी है। लेकिन सामान्य दिनों में इस तरह के शोज आप कैसे कैरी कर पाएंगे, कैसे वो आगे चल पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी ओर मैं आपको बताऊं कि जो ये धारणा बनाई गई थी कि एनडीटीवी को अडानी ने ले लिया है, ये पिट जाएगा, ऐसी ही धारणा बनी थी न्यूज 18 को लेकर। जब ये IBN CNN हुआ करता था उस समय राजदीप सरदेसाई थे इसमें, इंग्लिश वाले में उनकी पत्नी सागरिका घोष थी, हिंदी वाले में संपादक हुआ करते थे आशुतोष। तो जब इसको 2014 के चुनाव की शायद आसपास की बात है, 13 या 14 की बात है, तो जब मोदी जी की वेव आ रही थी तो उस समय अंबानी ने इस ग्रुप को टेक ओवर किया था नेटवर्क 18 में। तो उस समय ये सारे के सारे वामपंथी वहां से भाग खड़े हुए थे, आशुतोष वगैरह सब भाग गए थे छोड़कर। क्यों भैया, अंबानी के साथ हम काम नहीं कर सकते। जैसे एनडीटीवी में अडानी से विरोध के
वजह से रवीश कुमार वगैरह सब के सब लोग भाग गए थे। तो इन लोगों को लगा था कि हम छोड़ देंगे तो ये नेटवर्क जो है डाउन चला जाएगा। आज की तारीख में न्यूज 18 नंबर 1 नेटवर्क है। चाहे वो आप नंबर्स की बात करो, टीआरपी की बात करें, वेबसाइट्स की बात करें, उनके यूट्यूब की बात करें, मुझे जहां तक जो मैंने अभी स्टडी किया है और जो मैंने इनकी रैंकिंग्स देखी है उसके हिसाब से न्यूज 18 नंबर 1 है। तो अंबानी का ग्रुप तो नंबर 1 बन चुका है। अब सुनने में आ रहा है कि अडानी अपने ग्रुप को नंबर 1 बनवाने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। जबरदस्त पैसा खर्च किया जा रहा है, लोगों को अच्छी सैलरी दी जा रही है। हालांकि अभी भी कंटेंट के हिसाब से कुछ कमियां हैं एनडीटीवी में, लेकिन निश्चित रूप से उस पर फोकस किया जा रहा है कि उसे कैसे नंबर 1 बनाया जाए। तो यह जो धारणा है ना कि जब बड़े किसी उद्योगपति ने कोई चैनल खरीद लिया तो वो बेकार हो जाता है, कुछ नहीं है। अमेरिका में सारे चैनल बड़े बड़े ग्रुप्स के हाथ में है, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सुधीर चौधरी के बारे में जरूर छोटी सी एक टिप्पणी करना चाहूंगा। सुधीर चौधरी के बारे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं, जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं कि मुझे उनसे जलन है, मैं ईर्ष्या रखता हूं। भैया सुधीर चौधरी तो जी न्यूज का संपादक रहा है, मेरा और उसका क्या मुकाबला। वो एक बड़ी स्टारडम वाला आदमी है, देखने में स्मार्ट है, रोजर फेडरर जैसे हेयर स्टाइल है उसका। तो हमारा और उसका कोई मुकाबला नहीं है, ना हम उससे कोई चिढ़ते जलते हैं। लेकिन हकीकत बात यह है, मैंने हमेशा जो बात कही है कि कंटेंट की समझ सुधीर चौधरी को बिल्कुल नहीं है। और दूरदर्शन पर अभी वीरवार से उनका कार्यक्रम शुरू हुआ है डिकोड के नाम से, आप उसके विजुअल्स भी देख सकते हैं। उसमें पहले ही एपिसोड में उन्होंने बड़ी बासी खबरें दिखाई कि पाकिस्तान की आर्मी के जो अधिकारी हैं उनके आतंकियों से पुराने संबंध रहे हैं, ये वो फलाना, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मतलब घिसी पिटी खबर दिखाई। दूसरा एपिसोड भी मैंने देखा है, उसमें टर्की और पाकिस्तान का क्या विवाद है, इस पर तो हम एक सप्ताह पहले वीडियो बना चुके हैं कि टर्की और पाकिस्तान की दोस्ती क्यों है, कैसे है। तो कंटेंट के हिसाब से सुधीर चौधरी का जो शो है, अभी 2 ही दिन हुए हैं, बड़ा बासी सा लगा मुझे, उबाऊ सा लगा। लगभग 40-50 मिनट का आता है, काफी लंबा भी है, और प्रस्तुतिकरण के हिसाब से कुछ नयापन उसमें नजर नहीं आया। हालांकि डिजिटल पर उनका पहला एपिसोड बड़ा हिट रहा, 1 मिलियन के करीब यूट्यूब पर लोगों ने देखा। लेकिन वो सब में क्यूरियोसिटी है कि सुधीर चौधरी डीडी पर आए हैं तो देखें वो क्या कर रहे हैं। हमने भी देखा, सारे पत्रकारों ने देखा, मीडिया हाउसेज ने देखा, लेकिन दूसरे एपिसोड को ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। अब उनके हर एपिसोड को अगर डिजिटल पर ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है तब तो माना जाएगा कि उनका कार्यक्रम हिट रहा, वरना मुझे नहीं लगता कि कंटेंट के हिसाब से, मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि उनका डीएनए से बढ़िया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं बन सका आज तक पर, और ब्लैक एंड व्हाइट से बढ़िया मुझे जो उनका डिकोड है वो भी बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कुछ सुस्त सा कार्यक्रम लगता है, हल्का सा कार्यक्रम लगता है, और जो स्क्रिप्ट खासतौर से लिखी जा रही है उसका स्तर भी बहुत ही हल्का है। हो सकता है कि आने वाले समय में ये हिट हो जाए, लेकिन इनका जो टाइम स्लॉट था 9 बजे वाला दूरदर्शन पर, उस पर अशोक श्रीवास्तव का कार्यक्रम आया करता था 2 टूक। अब उसको हटाकर ये कार्यक्रम यहां पर लाया गया है और अशोक श्रीवास्तव के कार्यक्रम को इरेज कर दिया गया है। ये दूरदर्शन में कौन सी राजनीति चल रही है, ये भाई हमारी समझ से बाहर है। कोई कह रहा है कि जो सीईओ हैं प्रसार भारती के, वो इस समय सुधीर चौधरी को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने जानबूझकर अशोक श्रीवास्तव का कार्यक्रम हटवा दिया है कि सुधीर चौधरी को प्राइम स्लॉट मिल सके। लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि जब दूरदर्शन का खराब समय चल रहा था, जब दूरदर्शन को कोई देखता नहीं था, उस समय में अशोक श्रीवास्तव ने अपने उस कार्यक्रम के माध्यम से दूरदर्शन की पहचान तो बनाई थी। इसमें कोई शक नहीं कि सुधीर चौधरी बड़ा नाम है, लेकिन अशोक श्रीवास्तव के कार्यक्रम को दूरदर्शन ने क्यों बंद कर दिया? क्या वो दोबारा नहीं आएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर मीडिया इंडस्ट्री में इस समय चर्चा भी हो रही है। देखते हैं इसमें क्या होता है, सुधीर चौधरी का शो कितना आगे लेकर जाता है। लेकिन फिलहाल तो खबर मेरे हिसाब से यही है कि एनडीटीवी, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि अडानी के हाथ में आ जाने के बाद यह बर्बाद हो जाएगा, वो धारणा तो अब ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting, and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on.
everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.